हेलो स्टूडेंट। जैसा कि आप सबको पता है कि 1 जुलाई से आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो फिफ्थ सेमेस्टर में आप लोग आ गए हैं। फिफ्थ सेमेस्टर में आपके 7 सब्जेक्ट है। जैसे फोर्थ सेमेस्टर में उनमें से एक सब्जेक्ट है डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर, जो कि मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ पहले सबसे पहले तो कि आपका जो क्लासेस होंगी वो गूगल मीट के थ्रू होगी। ठीक है, तो गूगल मीट पे हमारा आपके साथ लाइव इंटरेक्शन होगा, जिस पर कि हम एक जो टाइम टेबल होगा उसके अकॉर्डिंग आपकी क्लास लेंगे। आप हमारी क्लास जैसे ही क्लासेस होगी व्हाइट बोर्ड पर, जैसे कि कॉलेज में हुआ करती थी, बस ये रहेगा कि आपको क्लास मोबाइल पर देखनी है। देखते टाइम आपको सबसे पहले अपने मोबाइल का माइक ऑफ रखना है, क्योंकि वह आप जो भी बोलोगे वो आवाज़ मुझ तक आएगी और मेरे क्लास में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। तो प्लीज़ उस माइक को ऑफ रखना। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है कि हम आपको उसके साथ साथ वीडियो लेक्चर भी देंगे, जो कि आपको MITRC के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। रिस्पेक्टेड फैकल्टी अपने अपने सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर आपको यूट्यूब पे अपलोड कर देगी। आपको वहाँ से आप यूट्यूब पर से वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, और उसके डिस्क्रिप्शन लिंक में हम जो है आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, और बाकी व्हाट्सएप ग्रुप में भी हम आपको नोट्स भेज देंगे। तो बस थोड़ा सा ये रहेगा कि फेस टू फेस हम लोगों का आपके साथ इंटरेक्शन नहीं रहेगा, तो वो ये कोरोना की वजह से ऐसा हो रहा है। तो इसके लिए थोड़ा सा आप प्रिपेयर रहें, मेंटली स्टेबल रहें और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू करें। ठीक है, तो मैं आज आपका जो है फिफ्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर। इसको अपन रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, दूसरा नाम इसका है। उसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले अपन बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में अपन बात करेंगे जैसे कि स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग होती है, जैसे अलग अलग ब्रांच होती है सिविल की, जैसे कि स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग उनमें से एक ब्रांच है सिविल इंजीनियरिंग की। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो है मटेरियल की स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, और दूसरा है डिजाइन पार्ट, जिसमें आरसीसी, प्रीस्ट्रेस कंक्रीट, स्टील स्ट्रक्चर डिजाइनिंग, ये सब आता है ना। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आप पढ़ चुके हैं, जिसमें आप स्ट्रक्चर की स्टेप इक्विलिब्रियम कंडीशन, यानी उसमें फोर्स फाइंड आउट करते थे यूजिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन। अगर इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है तो आप उसके लिए कंपेटिबिलिटी इक्वेशन ड्राइव करते थे, उसके बाद उसमें फोर्स फाइंड आउट करते थे और एनर्जी एफिशिएंट चेक करते थे, एनर्जी एफिशिएंट है कि नहीं है। डिजाइनिंग में आपको क्या क्या करना पड़ेगा, डिजाइनिंग में आपको पूरा स्ट्रक्चर को तैयार करके देना है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में अपन उसमें फोर्स निकालते थे, लेकिन यहाँ आपको मेंबर को डिजाइन करके देना है। डिजाइन करने के साथ साथ आपको ये पॉइंट अपने माइंड में रखने कि उसकी स्ट्रक्चर की सेफ्टी, सर्विसिबिलिटी सॉरी सर्विसिबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, इकोनॉमी और एस्थेटिक अपीयरेंस। ठीक है, तो सेफ्टी की बात करें तो अब जैसे कि आपको पता है कि कोई भी अपन जब स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं तो वो प्रॉपर सेफ्टी प्रोवाइड कराना चाहिए। ठीक है, हर स्ट्रक्चर की अपनी एक लाइफ होती है। जैसे अगर अपन आरसीसी स्ट्रक्चर की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 100 ईयर्स इसकी लाइफ होती है। तो थ्रू आउट लाइफ इस स्ट्रक्चर की सेफ्टी बनी रहनी चाहिए। ठीक है, मस्ट बी सेफ होना चाहिए, स्ट्रक्चर मस्ट बी सेफ with appropriate factor of safety for loading that may come on it during its entire life। अब ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, ये अपन आगे पढ़ेंगे जब अपन इसमें मेथड ऑफ डिजाइन बात करेंगे। तो वर्किंग स्ट्रेस और लिमिट स्टेट मेथड है, तो वहां पर अपन फैक्टर ऑफ सेफ्टी को डिटेल से समझेंगे। ठीक है, दूसरी बात आती है सर्विसिबिलिटी। सर्विसिबिलिटी का मतलब है कि जिस सर्विस के लिए आप स्ट्रक्चर को बना रहे हो वो थ्रू आउट लाइफ वो सर्विस आपको प्रोवाइड कराना चाहिए। जैसे ए स्ट्रक्चर शुड बी प्रोवाइड द सर्विस फॉर विच इट इज कंस्ट्रक्टेड। ड्यूरेबिलिटी सिंपल आप समझते हैं कि एक स्ट्रक्चर शुड सस्टेन लोडिंग फॉर विच इट वाज डिजाइन and should perform well with safety and serviceability up to its whole life। ठीक है, तो ये इसकी ड्यूरेबिलिटी की बात हो गई। अब नेक्स्ट अपन जो आएगा इकोनॉमी आएगा। तो इकोनॉमिक से आप समझते हैं कि मेन जो सिविल इंजीनियरिंग में क्या होता है कि अपने को स्ट्रक्चर की सेफ्टी के साथ साथ सर्विसिबिलिटी और इकोनॉमी भी होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप स्ट्रक्चर को सेफ तो बना रहे हैं लेकिन अनइकोनॉमिकल भी बना रहे हैं। तो अनइकोनॉमिकल चीज कभी भी सक्सेस नहीं रहती, क्योंकि उसमें आपकी कॉस्ट ज़्यादा लगेगी और पर्पज वही है जो अपन यूज में ले रहे हैं स्ट्रक्चर को। तो इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंजीनियर का यही काम होता है कि वो स्ट्रक्चर को कैसे इकोनॉमिकल बनाए।
ठीक है, सेफ्टी और विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग सेफ्टी, सर्विसिबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी, ए स्ट्रक्चर शुड बी इकोनॉमिकल। ठीक है, तो लास्ट उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एस्थेटिक अपीयरेंस। तो दिखने में भी अच्छा होना चाहिए स्ट्रक्चर, ये इंजीनियर का काम ही है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सीमेंट कंक्रीट की। देखो यहाँ पर दो चीजें हैं, डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर या उसका दूसरा नाम है रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर। तो कंक्रीट हो गया और एक रेनफोर्समेंट हो गया। रेनफोर्समेंट को अपन जनरली स्टील भी बोलते हैं। ठीक है, तो रेनफोर्समेंट क्या काम करता है कि एडिशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है कंक्रीट स्ट्रक्चर को। कैसे प्रोवाइड कराता है वो अपन आगे डिटेल में समझेंगे। पहले सबसे पहले यहाँ आप देखो कि सीमेंट कंक्रीट क्या होता है, इसके बारे में आप डिटेल से पढ़ चुके हैं कि सीमेंट कंक्रीट इट इज ए मिक्सचर ऑफ बाइंडिंग मटेरियल सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट एंड वाटर विद एडमिक्सचर, कुछ जो अपन इनमें डालते हैं, है ना, प्रॉपर प्रोपोर्शन टू अचीव कंक्रीट। ठीक है, प्रॉपर। ठीक है, उसके बाद टाइप ऑफ कंक्रीट की बात कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहला आता है प्लेन कंक्रीट। प्लेन कंक्रीट क्या होता है? इट इज ए मिक्सचर ऑफ सिंपल सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट का मिक्सचर होता है, इसको अपन प्लेन कंक्रीट बोलते हैं। ग्रेविटी डैम, पीसीसी वर्क, इसमें अपन इसको यूज करते हैं और इसका यूनिट वेट जो होता है 24 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूबिक होता है। ठीक है, अब कंक्रीट के बारे में मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं यहाँ कि कंक्रीट क्या होता है, अपना एक ब्रिटल मटेरियल होता है। और ब्रिटल मटेरियल में क्या होता है कि ये कंप्रेशन में तो अच्छा होता है, ठीक है, जितने भी कंप्रेसिव फोर्स पर लगते हैं वो तो ये इजीली ले लेता है, लेकिन टेंसाइल में टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की 1/10 होती है, तो ये बहुत वीक होता है टेंशन में। जरा सी टेंशन आने पर कंक्रीट क्रैक हो जाता है। तो कंक्रीट की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये हुई कि ब्रिटल मटेरियल है और टेंसाइल में ब्रेक हो जाता है, तो ब्रिटल मटेरियल का जो फॉल होता है वो सडन होता है, एकदम से गिरता है, नैनो सेकंड में आपको कोलैप्स हो जाता है स्ट्रक्चर, अगर कंक्रीट में क्रैक जनरेट होगा टेंसाइल। ठीक है, तो इसीलिए अपन इसमें स्टील डालते हैं। ठीक है, तो स्टील क्या होता है? एक डक्टाइल मटेरियल होता है और डक्टाइल मटेरियल की एडवांटेज ये होती है कि बिफोर फेलियर आपको वार्निंग देता है, सडन कोलैप्स नहीं होता, और डक्टाइल मटेरियल की टेंसाइल स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है। ठीक है, वो तो अपन आगे रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी अपन प्लेन कंक्रीट की बात करें तो अपन इसमें रेनफोर्समेंट नहीं डालेंगे, सिर्फ कंक्रीट की बात हो रही है। तो इसका जनरली यूज प्लेन कंक्रीट का ग्रेविटी डैम बनाने में होता है। वहां पर ये कोशिश की जाती है कि ग्रेविटी डैम को इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाता है कि इस पर कंप्रेसिव फोर्स ही लगे, जो टेंसाइल फोर्स है वो ना आए। ठीक है, इस तरह से ग्रेविटी डैम का डिजाइन किया जाता है और प्लेन पीसीसी वर्क में तो अपन इसको यूज करते ही। ठीक है, नेक्स्ट आपका आएगा रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। अब क्या हुआ, मैंने आपको बताया कि कंक्रीट जो ब्रिटल है, तो ब्रिटल है तो ये टेंसाइल में वीक होता है, तो जहां जहां टेंशन आती है वहां पर अपन क्या करते हैं, रेनफोर्समेंट डाल देते हैं, स्टील डाल देते हैं। तो स्टील से क्या होता है कि जो भी टेंसाइल फोर्स है वो स्टील लेता है, जो भी कंप्रेसिव फोर्स है वो कौन लेता है? कंक्रीट लेता है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, इट इज ए कंक्रीट विद रेनफोर्समेंट एम्बेडेड इन इट, द एम्बेडेड रेनफोर्समेंट मेक इट केपेबल ऑफ रेजिस्टिंग टेंसाइल फोर्स, है ना। स्टील अ बार एम्बेडेड इन द टेंशन जोन एंड कंक्रीट रिलीव्स। ठीक है, कंक्रीट जो है टेंशन नहीं लेता, तो सारी टेंशन कौन लेगा? आपका स्टील लेगा। ठीक है, अब भाई बच्चों के दिमाग में एक बार यही क्वेश्चन आता है कि अपन ने स्टील ही क्यों यूज लिया, कोई अदर मटेरियल क्यों यूज नहीं लिया? तो इसका सबसे जो मेन पॉइंट है इसका वो है टेम्परेचर का इफेक्ट। देखो क्या होता है, कंक्रीट का जो थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट है वो होता है 20 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड, और स्टील का भी नियरली सेम होता है। तो जो टेम्परेचर का इफेक्ट कंक्रीट पर आएगा वही टेम्परेचर का इफेक्ट स्टील पर आएगा, मतलब सेम इफेक्ट होता है टेम्परेचर का दोनों पर। तो क्योंकि ये जब आप इसको कंस्ट्रक्ट करके जब ये हार्ड स्टेट में आता है तो क्या होता है, कंक्रीट और स्टील के बीच में बॉन्डिंग हो जाती है। ठीक है, तो थ्रू आउट इस बॉन्ड की वजह से ये लोड ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर इफेक्ट कंक्रीट पर अलग आए और स्टील पर अलग आए तो यहाँ पर क्रैक जनरेट हो जाएंगे, और ब्रिटल मटेरियल में क्रैक आते ही वो कोलैप्स हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए अपन ने एक ऐसा मटेरियल चूज करना था कि जो टेम्परेचर का बिहेवियर दोनों का अप्रोक्सीमेटली सेम हो, तो इसलिए अपन ने रेनफोर्समेंट यानी स्टील को यूज में लिया। ठीक है, नीचे देखो यहाँ लिखा हुआ है, द बॉन्ड बिटवीन स्टील एंड सराउंडिंग कंक्रीट
इंश्योर स्ट्रेन कंपेटिबिलिटी, स्ट्रेन कंपेटिबिलिटी के एजम्पशन पे काम करता है। इसका मतलब है कि स्ट्रेन एट पॉइंट इन स्टील इज इक्वल टू द स्ट्रेन इन कंक्रीट, यानी कि किसी भी पॉइंट पर जितना स्ट्रेन स्टील में जाएगा उतना स्ट्रेन कंक्रीट में जाएगा, ठीक है। ये स्ट्रेन कंपेटिबिलिटी पर काम करता है, ठीक है। तीसरा टाइप का जो कंक्रीट आता है वो आपका आता है प्री स्ट्रेस कंक्रीट। अब देखो प्री स्ट्रेस कंक्रीट जो होता है रेडी मिक्स कंक्रीट होता है, जो आपका फैक्ट्रियों में तैयार होता है। इसको जनरली अपन यूज करते हैं हाई स्ट्रेंथ के लिए, जैसे कि आपके इलेक्ट्रिसिटी पोल हो गए, रेलवे के स्लीपर हो गए, ये सब आपके प्री स्ट्रेस कंक्रीट के एग्जांपल है। जो कि रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट जो है वो तो आपका साइट पर बना सकते हैं, जैसे पहले शटरिंग लगा दी, फिर रेनफोर्समेंट लगा दिया, रेनफोर्समेंट लगाने के बाद कंक्रीट कास्ट कर दी और कंक्रीट को 28 दिन के लिए छोड़ दिया, क्योंकि कंक्रीट अपनी स्ट्रेंथ 28 दिन में लेती है, तो स्टील और कंक्रीट के बीच में बॉन्ड बन जाएगा और 28 दिन में जो स्ट्रक्चर है अपनी हार्ड शेप में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन प्री स्ट्रेस को आप कभी भी साइट पर नहीं बना सकते, या साइट पर बनाने के लिए इसको प्रॉपर सेटअप लगाना पड़ता है। विदाउट प्रॉपर सेटअप ये जो है आपका ये प्री स्ट्रेस कंक्रीट को आप कास्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अब अपन आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कोड की बात कर लेते हैं, डिजाइन कोड। देखो इंडियन स्टैंडर्ड ने क्या कहा है कि आपका जो एरिया है, जैसे अपन इंडिया में रहते हैं तो अपन हर जगह के एनवायरमेंटल कंडीशन अलग अलग है ना, मटेरियल की स्ट्रेंथ और प्रॉपर्टीज थोड़ी बहुत डिफर करती हैं, तो ऐसा नहीं है कि इन सब प्रॉपर डिफरेंस के बाद आपको जो स्ट्रेंथ है और वो आप अपने एरिया के हिसाब से डिसाइड करोगे, या कोई स्ट्रक्चर की जो सेफ्टी नॉर्म्स है वो अपने हिसाब से डिसाइड करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। थ्रू आउट इंडिया जो कंस्ट्रक्शन होता है उसके जो नॉर्म्स हैं, जो भी नॉर्म्स फॉलो करने हैं वो आपको इंडियन स्टैंडर्ड कोड जो इंडियन स्टैंडर्ड कोड ने रिकमेंड किए वही फॉलो करने हैं। देखो अभी आप जो कोड को डिटेल से पढ़ेंगे वो है इंडियन स्टैंडर्ड 456/2000। ये प्लेन एंड रेनफोर्समेंट कंक्रीट के लिए स्ट्रक्चर के लिए कोड है, तो आप सब लोग पहले तो इस कोड को डाउनलोड कर लेना और हो सके तो इस कोड का प्रिंट आउट और निकाल लेना, क्योंकि ये कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा तो मैं जो भी फॉर्मूले है वो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ किस पेज पर कौन सा फॉर्मूला लिखा हुआ है, कैसे उसको यूज में लेना है। कुछ टेबल्स होंगी, चार्ट होंगे जिनको अपन यूज में लेकर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये जो आपके पास कोड है वो मेरी हर क्लास के टाइम आपके पास होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो कोड है ये आपका बस सिलेबस में यही कोड है, बाकी जो कोड है वो थोड़े से डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो नेक्स्ट सेमेस्टर में आएंगे, सेमेस्टर में तो नहीं है, फिर भी अपन इसको पढ़ लेते हैं। जैसे कि 875 पार्ट 1 से पार्ट 5 तक कोड आता है, जिसमें 875 पार्ट 1 से में डेड लोड की इंफॉर्मेशन दे रखी है, 875 पार्ट 2 में लाइव लोड की इंफॉर्मेशन दे रखी है। देखो जो भी मटेरियल अपन कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं उनका कुछ ना कुछ डेड वेट होता है, वो सारा का सारा डेड वेट आपको 875 पार्ट 1 में मेंशन कर रखा है। इंडियन स्टैंडर्ड 875 पार्ट 2 में लाइव लोड, जैसे कोई रूम बना रहे हो आप, तो उस रूम के लिए किस पर्पज के कहाँ पर रूम बना रहे हो और उसमें कितना लाइव लोड लेना है, ये सब चीजें 875 पार्ट 2 में मेंशन है। विंड लोड, स्ट्रक्चर को विंड लोड के लिए डिजाइन करोगे तो 875 पार्ट 3 कोड काम आएगा, जो कि आपके नेक्स्ट सेमेस्टर में है, ठीक है। 875 पार्ट 4 जो है आपका स्नो लोड के लिए काम आएगा, जहां पर स्नो होती है वहां पर लोड को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो 875 पार्ट 4 की हेल्प लेते हैं वहां पर। और लास्ट में जो 875 पार्ट 5 है ये लोड कॉम्बिनेशंस के बारे में बताता है। लोड कॉम्बिनेशंस का मतलब ये है कि जब भी आप कोई भी स्ट्रक्चर डिजाइन करोगे तो उस पर ऐसा नहीं है कि आपको सारे लोड कंसीडर करने हैं, कुछ लोडों के कॉम्बिनेशन बनाने पड़ते हैं और उन कॉम्बिनेशन में जो क्रिटिकल कॉम्बिनेशन होता है उस कॉम्बिनेशन को लेते हुए आपको स्ट्रक्चर डिजाइन करना है। जस्ट फॉर एग्जांपल की बात करें, जैसे मैं अपना कोई एक 5 स्टोरी बिल्डिंग बना रहा हूँ, ठीक है, तो उस बिल्डिंग पर जैसे मैं बात करूं तो सबसे पहले आएगा डेड लोड जो मटेरियल का वेट होगा, लाइव लोड जो ह्यूमन बीइंग या मूवेबल थिंग होगी उनका लाइव लोड होगा। उसके अलावा इस पर और भी लोड आएंगे, जैसे कि अर्थक्वेक लोड हो गया, विंड लोड हो गया। लाइव लोड और डेड लोड ये दोनों होते हैं वर्टिकल लोड, और विंड लोड और अर्थक्वेक लोड ये दोनों होते हैं आपके हॉरिजॉन्टल लोड या लेटरल लोड। अब कोड देखो रिकमेंडेड करता है कि 4 लोड हुए, तो ऐसा नहीं है कि आपको स्ट्रक्चर डिजाइन करते थे चारों लोड को
जोड़कर टोटल लोड डिजाइन करना है। इस तरह से क्या होगा कि लोड ज्यादा आएगा तो मूवमेंट ज्यादा आएगा, मूवमेंट ज्यादा आएगा तो सेक्शन की डायमेंशन ज्यादा आएंगी, डायमेंशन ज्यादा आएंगी तो ज्यादा मटेरियल लगेगा और आपका जो सेक्शन है वो अनइकोनॉमिकल बन के आएगा। ठीक है, तो कोड कहता है कि आपको लोड कॉम्बिनेशन लो। लोड कॉम्बिनेशन से मतलब है कि कोड कहता है कि कभी भी ऐसी पॉसिबिलिटी रेयर होती है कि कोई भी स्ट्रक्चर पर जिस टाइम विंड लोड मैक्सिमम हो उसी टाइम वहां पर अर्थक्वेक भी आ जाए। तो यानी कि आप दोनों लोड को नहीं ले सकते डिजाइनिंग में। आपको डेड लोड लाइव लोड के साथ साथ या तो विंड लोड लेना है या अर्थक्वेक लोड लेना है। ये आपको डिसाइड करना है लोड कॉम्बिनेशन से। एक बार डेड लोड लेके जोड़ना है, एक बार विंड लोड लेके जोड़ना है, एक बार अर्थक्वेक लोड लेके जोड़ना है। जो कॉम्बिनेशन ज्यादा आएगा, जिससे लोड ज्यादा आएगा, वो कॉम्बिनेशन लेके डिजाइन करना है। कहने का मतलब है कि साइमल्टेनियसली अर्थक्वेक और विंड लोड एक्ट नहीं करते हैं, तो आपको इन दोनों को एक साथ डिजाइनिंग में नहीं लेना है। ये लोड कॉम्बिनेशन की बात हो गई। ठीक है, अब उसके बाद अर्थक्वेक लोड के लिए आप जो है कोड 1893 यूज लेते हैं। ठीक है, और डक्टाइल डिटेलिंग जैसे कि रेनफोर्समेंट जो आपको बांधना है उसके लिए 13920 लेते हैं। ये जो है सारी चीजें अपन अगले सेमेस्टर में पढ़ेंगे। सारे कोड 875 पार्ट 1 से लेकर 5 तक, 1893 और 13920 ये सब आपके नेक्स्ट सेमेस्टर 6 सेमेस्टर में आएंगे। अभी सिर्फ आपको 456 2000 को पढ़ना है, क्योंकि अपना सब्जेक्ट जो है प्लेन एंड रेनफोर्समेंट कंक्रीट यानी आरसीसी के लिए अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब अपन आते हैं नेक्स्ट आता है कंक्रीट की। में जैसे कि अपन ने टाइप ऑफ कंक्रीट की बात करी, तो इंडियन स्टैंडर्ड ने कंक्रीट को 3 ग्रेड में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहला आता है ऑर्डिनरी कंक्रीट, जिसमें M20 से लेकर M10 से लेकर M20 तक ग्रेड ऑफ कंक्रीट आता है। फिर आता है स्टैंडर्ड कंक्रीट, M25 से लेकर M55 तक आता है। और थर्ड आता है हाई स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, M60 से लेकर M80 तक आता है। M20 में जैसे कि अपन देखें तो M क्या होता है, मिक्स प्रोपोर्शन होता है, और 20 क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से मतलब क्या है। देखो कंक्रीट, देखो नेचुरली अकरिंग मटेरियल तो है नहीं, कंक्रीट को अपन को बनाना पड़ता है। लेकिन जब अपन कंक्रीट बनाते हैं तो जब कंक्रीट के सपोज करो आपने 100 क्यूब कास्ट किए और उस क्यूब के जैसे स्टैंडर्ड साइज होता है 150 mm, तो 150 mm के जब आपने 100 क्यूब कास्ट किए तो उनको 28 दिन बाद जब आपने टेस्ट किया तो वो क्या है, क्यूब हर क्यूब अपना अलग अलग रिजल्ट देता है। तो इसमें क्या होता है, स्ट्रेंथ में वेरिएशन आता है। ठीक है, तो वहां से जैसे सपोज करो आपने M20 ग्रेड का कोई क्यूब कास्ट किया, उसके 100 क्यूब कास्ट किए, जब आप उनको टेस्ट करोगे 28 दिन बाद तो किसी की स्ट्रेंथ आएगी 23.5, किसी की आएगी 20.8, किसी की आएगी 18.6। तो मतलब स्ट्रेंथ में वेरिएशन होता है। तो वहां से एक पॉइंट निकल के आया कि किस तरह से फिर इसको एक स्टैंडर्ड वैल्यू लेनी है। तो वहां पर एक टर्म डिफाइन की गई, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ये क्या कहता है कि द वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 5% of the test result are expected to fail। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि एक ग्राफ प्लॉट किया गया, किस किस के बीच में, नंबर ऑफ टेस्ट रिजल्ट और स्ट्रेंथ के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया। उस ग्राफ को, ये जो आप नॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देख रहे हैं, ये आपका एक ये ग्राफ है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अलग अलग टेस्ट रिजल्ट से अलग अलग स्ट्रेंथ मिली, तो अपन ने ग्राफ डिफाइन किया। ग्राफ में फिर अपन ने एक टर्म डिफाइन की FCK। FCK क्या होती है कि वो वैल्यू होती है जिसमें मतलब जब 100 क्यूब कास्ट किए तो बिलो विच 5% टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। यानी कि अगर आप M20 ग्रेड की कंक्रीट कास्ट करते हो तो उसमें से 95 जो क्यूब है वो M20 से ज्यादा की स्ट्रेंथ देने चाहिए, सिर्फ 5% टेस्ट रिजल्ट ही फेल होने चाहिए। तब आप उसको कहोगे कि ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। ठीक है, जो शेडेड पोर्शन 5% लगा है, इतने रिजल्ट पास होने चाहिए, तो मतलब फेल हो जाएंगे, लेकिन 95% टेस्ट रिजल्ट पास होने चाहिए। ठीक है, और ये जो आप FM देख रहे हो ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। ठीक है, मीन टारगेट स्ट्रेंथ। ठीक है, और इसका एक फॉर्मूला होता है, मीन टारगेट स्ट्रेंथ इक्वल्स टू FCK प्लस 1.64 सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। जैसे एक एवरेज वैल्यू है, एवरेज वैल्यू से कोई टेस्ट रिजल्ट कितना अप एंड डाउन जा रहा है उसको बोलते हैं डेविएशन। ठीक है, और इन सब का जब आप एवरेज ले लेते हो तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है अपना
स्पेसिफिक, ठीक है, ये तो हो गया। आप स्टैंडर्ड डेविएशन की कुछ फिक्स वैल्यूज हैं जो आपको इंडियन स्टैंडर्ड कोड ने दे रखी है। जैसे ग्रेड ऑफ कंक्रीट M15 के लिए 3.5 लेते हैं, M25 20 के लिए 4 लेते हैं, और M30 से ग्रेटर देना है तो 5 लेते हैं। ठीक है, अब जैसे अब नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक लोड। तो देखो कैरेक्टरिस्टिक लोड में क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट है कि जब भी आप लोड को लेते हो, तो मैंने आपको बताया कि वेरियस लोड कॉम्बिनेशंस होते हैं, तो लोड कम या ज्यादा होता रहता है क्योंकि लाइव लोड डिपेंड करता है। ठीक है, तो एक डिफाइन किया गया कि कैरेक्टरिस्टिक लोड क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि एक वो लोड, यानी डिजाइन लोड भी बोलते हैं आप इसको, वो लोड जिसकी 95% प्रोबेबिलिटी होगी कि वो अपनी इंटायर टाइम ऑफ लाइफ स्ट्रक्चर, जब तक स्ट्रक्चर है उस टाइम तक 95% प्रोबेबिलिटी होगी कि वो उस वैल्यू से एक्सीड नहीं करेगा, तो उसको अपन कैरेक्टरिस्टिक लोड बोलते हैं। दोनों अलग अलग चीजें। कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में 5% टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फेल, जबकि कैरेक्टरिस्टिक लोड में क्या होगा कि 95% प्रोबेबिलिटी होगी कि जो डिजाइन लोड है उसी में रहेगा, यानी उससे ज्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट जो आता है अपना, ये आता है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ कंक्रीट अंडर कंप्रेशन। देखो ये एक डायग्राम से समझते हैं। नेक्स्ट पेज पे डायग्राम दे रखा है। जैसे सबसे पहले आप यहाँ देख लेते हैं, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू अप्रोक्सीमेट स्ट्रेन 0.002। इनिशियल पोर्शन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम इज कंसिडर एज ए लीनियर। ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेन लाइन 0.004 to 0.6। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंक्रीज विद इंक्रीज ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ब्रिटलनेस इंक्रीज विद इंक्रीज इन ग्रेड ऑफ। अब देखो यहाँ पर अपना एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व लिया गया है कंक्रीट के लिए। तो ये क्या होता है कि वाई एक्सिस पर अपन स्ट्रेस लेते हैं, एक्स एक्सिस पर अपन स्ट्रेन लेते हैं। ये कर्व जो है लीनियर आता है अप टू स्ट्रेन 0.002 तक, उसके बाद ये पैराबोलिक हो जाता है। और कोड ने बता रखा है कि मैक्सिमम जो स्ट्रेन है वो 0.004 से लेकर 0.006 तक होता है। ठीक है, अब ये जैसे जैसे आप ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ाते जाओगे, जैसे कि M20 का जो स्ट्रेन आएगा वो ज़्यादा आएगा एज कम्पेयर टू M50। M50 ग्रेड ऑफ कंक्रीट जल्दी फेल हो जाएगी एज कम्पेयर टू M20। तो यहाँ क्या हो रहा है कि स्ट्रेंथ तो बढ़ रही है कंक्रीट की, लेकिन स्ट्रेंथ बढ़ने के साथ साथ उसकी ब्रिटलनेस भी बढ़ती जा रही है, यानी कि उसके चांसेस ऑफ फेलियर जल्दी होंगे। ठीक है, उसके बाद आता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो आप कंक्रीट का ड्रॉ करते हो, अगर आप इसका स्लोप लोगे, ठीक है, फ्रॉम ओरिजिन, तो उसको अपन बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कंक्रीट की स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का, और इसको अपन इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस भी बोलते हैं। ठीक है, सीकेंट मॉडुलस क्या होता है? सीकेंट मॉडुलस ये होता है कि अपन जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है कंक्रीट का, इसके किसी भी पॉइंट पर कोई एक पॉइंट कंसीडर कर लें और उस पॉइंट से उस पॉइंट का को ओरिजिन से मिला दें, और उस पॉइंट पर जो स्लोप लेते हैं उसको बोलते हैं सीकेंट मॉडुलस। ये इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस है, ये तो आपका जो है इलास्टिक स्ट्रक्चर के लिए काम आता है, जबकि सीकेंट मॉडुलस और टेंजेंट मॉडुलस जो है आपके, वो आपके जो है प्लास्टिक स्ट्रेन में काम आते हैं। और कोड ने इसकी वैल्यू दे रखी है 5000√fc की। इसको अपन मैं डिटेल से आपको एक बार डायग्राम बना के समझा दूंगा, अभी तो आप सब ये पढ़ लें कि क्या होता है। ठीक है, टेंजेंट मॉडुलस क्या होता है कि जो पॉइंट अपन ने कंसीडर किया है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पर, उसी पर अगर अपन हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में स्लोप ले लें तो उसको टेंजेंट मॉडुलस बोलते हैं। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के बारे में अपन बात कर चुके हैं कि टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो है 1/10 होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की, तो बहुत ही कम होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक है, उसके बाद ठीक है, उसके बाद अपन फ्लेक्चर स्ट्रेंथ की बात करें तो जो फ्लेक्चर स्ट्रेंथ होती है वो आपकी जैसे फ्लेक्चर टेस्ट, जैसे कि ये तो अपन ने डायरेक्ट टेस्ट की बात की कंप्रेशन में होती है। फ्लेक्चर टेंसाइल स्ट्रेंथ कोड ने प्रोवाइड करा रखी है कि 0.7√fc की होती है।
ठीक है। अब उसके बाद अपन नेक्स्ट आता है, जैसे अपन ने कंक्रीट की बात कर ली, अब अपन बात करेंगे स्टील की। तो देखो 3 टाइप के स्टील जो अपन बेसिकली अवेलेबल होते हैं, जैसे फर्स्ट होता है माइल्ड स्टील जिसको Fe250 बोलते हैं। सेकंड होता है HYSD हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार, ये 2 ग्रेड में मिलता है आपको, Fe415 और Fe500। फिर आता है कोल्ड ट्विस्टेड बार, वही एक ही चीज है वो HYSD कोई। उसके बाद आता है थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार। ठीक है। माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, ये आप जो है सोम में भी पढ़ चुके होंगे कि ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व माइल्ड स्टील का इस तरह से होता है, इसमें डिफरेंट पॉइंट होते हैं। ठीक है, ये अपन ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, अपना है नहीं, सिर्फ आप इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, देखो इसमें थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ एक बार आपको। ये जो आप कर्व देख रहे हैं वाई एक्सिस पर जो है अपना स्ट्रेस है, एक्स एक्सिस पर स्ट्रेन है, तो ये कर्व जो है ओ से लेकर ए तक तो एकदम लीनियर आता है। उसके बाद ये थोड़ा मोड़ा कर्व होता है, पैराबोलिक होता है। पैराबोलिक होने के बाद जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ाते जाते हैं स्ट्रेन बढ़ता जाता है, और एक पॉइंट आता है जिसके बाद जो अपर यील्ड पॉइंट होता है C, उसके बाद आप अगर स्ट्रेस बढ़ाओगे भी तो स्ट्रेस बढ़ेगी, उसके बाद अगर स्ट्रेस कांस्टेंट हो जाती है विदाउट इंक्रीमेंट ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेन कंटिन्यूस बढ़ता जाता है, उसको बोलते हैं यील्ड प्लेटू, C' और D को बोल रहे हैं। फिर उसके बाद इसमें कार्बन कंटेंट पास आ जाते हैं तो स्ट्रेन हार्डनिंग होती है, फिर अल्टीमेट स्ट्रेस मिलती है, उसके बाद आपका फ्रैक्चर पॉइंट मिलता है F। जैसे यहाँ लिखा हुआ है OA इसको लीनियर पोर्शन, A प्रोपोर्शनल लिमिट, AB नॉन लीनियर, B पॉइंट इलास्टिक पॉइंट, C अपर यील्ड पॉइंट, D लोअर, C' लोअर यील्ड पॉइंट, C' यील्ड प्लेटू। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर सबसे समझ वाली बात यह है कि यहाँ पर Fy जो होती है वो यील्ड स्ट्रेस होती है, तो माइल्ड स्टील के लिए यील्ड स्ट्रेस होगी Fe250। तो ठीक है, अब यील्ड स्ट्रेस को अपन पहचानते कैसे हैं? यील्ड स्ट्रेस वो स्ट्रेस होती है कि बियॉन्ड जिसके स्ट्रेस ना बढ़ाने पर भी स्ट्रेन आपका बढ़ जाए तो वो यील्ड स्ट्रेस कहलाती है। ठीक है, लेकिन अब आपने क्या किया कि ये जो है ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो है, सॉरी ग्रेड ऑफ स्टील Fe250, ये बहुत पहले यूज होता था। आज के टाइम पे अपन इसको यूज में नहीं लेते क्योंकि ये प्लेन बार होती है ना, इतनी सक्सेस नहीं है। ठीक है, उसके बाद अपन ने यूज की हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार। इसमें क्या होता है कि अपन माइल्ड स्टील जो स्टील होता है उसको पहले तो अपन लोडिंग करते हैं, फिर अनलोडिंग करते हैं। तो लोडिंग अनलोडिंग में जो है आपका ये जो है यील्ड पॉइंट कहीं मिस हो जाता है। ठीक है, जैसे कि अगले डायग्राम में आपको दिख जाएगा साहब। देखो ये माइल्ड स्टील का ग्राफ है जिसमें अपन स्ट्रेन हार्डनिंग वाले रीजन में लोडिंग अनलोडिंग करते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका जो है यील्ड पॉइंट कहीं मिसिंग हो जाता है। तो अपन 0.2% प्रूफ स्ट्रेस से एक पैरेलल लाइन खींचते हैं जो पुराने वाले ग्राफ की है, तो जिस पॉइंट पर वो काटती है वो पॉइंट जो है आपका यील्ड पॉइंट कहलाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार। इसमें क्या करते हैं, दो कोर होती है, एक होती है इनर कोर जो कि होती है सॉफ्ट। ठीक है, डक्टिलिटी बढ़ाने के लिए अपन जो है इनर कोर को सॉफ्ट बनाते हैं और उसके यानी उसको गर्म करते जाते हैं तो उसकी इनर कोर जो है सॉफ्ट होती जाती है। फिर उसके बाद उसको ठंडा करने लग जाते हैं तो उसकी आउटर कोर जो है हार्ड हो जाती है, तो इस तरह से इसकी डक्टिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो बेसिकली थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार में अपन की जो इनर कोर होती है सॉफ्ट होती है ड्यू टू डक्टिलिटी की वजह से, और आउटर कोर होती है हार्ड जो कि फोर्स को रजिस्ट करने के लिए होती है, हार्डनेस के लिए होती है। ठीक है, अब ये जैसे आपका Fe250 होता है, Fe250 में क्या होता है कि आपकी डक्टिलिटी अच्छी होती है, यानी कि ये बिफोर फेलियर वार्निंग अच्छी देगा, लेकिन स्ट्रेंथ कमजोर होती है, स्ट्रेंथ कम होती है। लेकिन HYSD बार में क्या हुआ, स्ट्रेंथ तो बढ़ जाती है लेकिन डक्टिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है, और आजकल अपन जनरली यूज जो करते हैं वो TMT बार्स करते हैं, थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार्स। ठीक है स्टूडेंट, तो ये अपना जो है फर्स्ट लेक्चर हो गया डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर का, जिसमें अपन ने इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर किया। उसके बाद अपन सेकंड लेक्चर में अपन जो है डिजाइन फिलोसफीज पढ़ेंगे, यानी वर्किंग जो आपका रेनफोर्समेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर उसको डिजाइन करने के कौन कौन से मेथड होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जिसमें पहला आएगा आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड, दूसरा आएगा अल्टीमेट लोड मेथड, तीसरा आएगा लिमिट स्टेट मेथड। ठीक है, तो इसको अपन देखेंगे।